नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिमाचल में खत्म हुए चुनाव प्रचार की। प्रचार के आखिरी दिन हिमाचल में बरसी प्रियंका गांधी की। जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा में आज कौन कौन हुआ शामिल। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची में किसे नहीं मिली जगह। बात करेंगे मैनपुरी सीट के सपा के उम्मीदवार की, लालू यादव को मिले किडनी डोनर की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महबूबा मुफ्ती पर गिरी गाज की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आजम खान पर सेशन कोर्ट से आया बड़ा फैसला। कोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। आजम खान की अपील को किया खारिज। प्रभात गुप्ता मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर लगा है प्रभात गुप्ता की जान लेने का आरोप। विश्व कप फाइनल में नहीं पहुंच पाई टीम इंडिया। इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल में भारत को मिली 10 विकेट से हार। फाइनल में अब पाकिस्तान और इंग्लैंड का होगा मुकाबला। शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 419 अंकों की गिरावट के साथ 60,613 पर हुआ बंद। निफ्टी 120 अंकों की गिरावट के साथ 18,036 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में आज से प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंकी। तो राज्य में कितनी सीटों पर होगा मतदान और कितने लोग कर सकेंगे मतदान, चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा, जिसके मद्देनजर आज शाम से ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 8 दिसंबर को सभी 68 सीटों की काउंटिंग कराई जाएगी। इन 68 सीटों पर 413 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आप ने सभी 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। एसपी और बीएसपी ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके साथ ही बीजेपी के 23 और कांग्रेस के 5 बागी उम्मीदवारों पर भी नजरें टिकी हैं, जो किसी भी दल का खेल बिगाड़ सकते हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और अंतिम दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस ने जहां पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया, तो वहीं बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड को लागू करने का ऐलान कर दिया। राज्य के बहुसंख्यक वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा चुकी हैं। अब नजरें मतदाताओं पर हैं। इस बार के चुनाव में हिमाचल में कुल मतदाता 55,74,793, सामान्य 55,07,261, सर्विस वोटर 67,532। मताधिकार का प्रयोग करेंगे कुल मतदाता। पुरुष मतदाता 28,46,201, महिला मतदाता 27,28,555 और नए मतदाता 43,173, दिव्यांग 56,001, थर्ड जेंडर 37, 80 प्लस के 1,22,000 और 100 प्लस के 1,83,000 मतदाता हैं। प्रदेश में कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पिछली बार 7,521 मतदान केंद्र थे। एक मतदान केंद्र में 1,500 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। 646 मतदान केंद्र शहरी और शेष 52% ग्रामीण इलाकों में हैं। लाहौल का टशीगंग मतदान केंद्र 15,256 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर कुल मतदाता 55 हैं। सुलह में सबसे ज्यादा 1,04,486 वोटर हैं। चंबा के भरमौर का चस भटोरी मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा और यहाँ कुल 93 वोटर हैं। दुर्गम क्षेत्रों में ईवीएम को पहुंचाने के लिए पहली बार विशेष बैग उपलब्ध कराए गए हैं। सबसे कम 24,744 वोटर वाला विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति है। किन्नौर के बूथ में सिर्फ 16 वोटर हैं। धर्मशाला के सिद्धवाड़ी में सबसे ज्यादा 1494 मतदाता हैं। प्रदेश में 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई में कुल 55 मतदान केंद्र हैं, जबकि 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 20 मतदान केंद्र हैं। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र का दुसाड़ा 2 मतदान केंद्र सबसे कम ऊंचाई 300 फीट पर है। यहाँ कुल मतदाता 894 हैं। वहीं मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। हिमाचल में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आज राज्य में हुंकार भरते नजर आए। कांग्रेस के प्रचार की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी थी और आखिरी दिन भी उन्होंने राज्य में बड़ी रैलियां की। तो किन मुद्दों को उठाया प्रियंका ने, देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।
लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस के ही आगे निकलने की उम्मीद है, क्योंकि राज्य के सियासी रिवाज के मुताबिक इस बार हिमाचल की जनता अगले 5 साल के लिए राज्य की कमान कांग्रेस के हाथ में सौंप सकती है, जिससे कांग्रेस उत्साहित है और हिमाचल पर पूरा फोकस कर रही है। और राज्य में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है प्रियंका गांधी ने। उसी कड़ी में आज फिर प्रियंका हिमाचल के सिरमौर पहुंची, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, आज जब आप टीवी और अखबारों में विज्ञापन देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत काम हो गया, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि आप अपने अनुभव और परिस्थितियों के आधार पर अपना वोट दें। इसके साथ ही प्रियंका ने पीएम मोदी के वार पर पलटवार करते हुए कहा, कुछ दिनों पहले बीजेपी के बड़े नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में आकर कहा कि कांग्रेस आपको स्थिर सरकार दे नहीं सकती, लेकिन आप खुद बताइए कि आजादी से लेकर अब तक सबसे स्थिर सरकारें किसकी रही हैं और कौन देश में अस्थिरता फैला रहा है। प्रियंका यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी सरकार की विफलताओं को भी गिनाया। प्रियंका ने कहा, आप पिछले 5 साल की स्थिति देखिए। हिमाचल प्रदेश 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। यहाँ के 15 लाख युवा बेरोजगार हैं। प्रदेश में 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका ने एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बीजेपी को घेरा। भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में पुरानी पेंशन स्कीम के लिए पैसा ही नहीं है, लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आज पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। यानी प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में अब प्रियंका की मेहनत रंग ला पाएगी या नहीं, ये तो 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। कांग्रेस हिमाचल में जीत की उम्मीद से उत्साहित है और राज्य पर उसने पूरा फोकस किया है। वैसे कांग्रेस का फोकस इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर है और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पूरे देश में ही मजबूत हो रही है और इस मजबूती को देखकर यात्रियों का उत्साह भी बढ़ रहा है। ऐसे में आज यात्रा के 64वें दिन क्या रहा यात्रा में खास, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नांदेड़ में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा को यहां भी लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आज नांदेड़ में निकल रही यात्रा में राहुल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी कदम ताल करते नजर आए, जिसकी जानकारी खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी थी। वहीं आज भी अपनी यात्रा के दौरान राहुल का बीजेपी पर हमला जारी रहा। राहुल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए देश के युवाओं को संबोधित किया और लिखा, हिंदुस्तान के युवाओं को मेरा एक ही संदेश है, जिंदगी में किसी से डरो मत, दिल से नफरत मिटाओ और देश के लिए काम करो। अपने ट्वीट के साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें वो युवाओं को डर से लड़ने की बात कहते नजर आ रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि चीन माइक ऑफ, महंगाई माइक ऑफ, नोटबंदी माइक ऑफ, अग्निपथ माइक ऑफ, बेरोजगारी माइक ऑफ, ऐसी कर दी है हमारे संसद की हालत। प्रधानमंत्री जी ध्यान से सुन लो, आप जनता की आवाज दबा नहीं सकते, इसकी गूंज आपके अहंकार को तोड़ेगी। हर गुजरते दिन के साथ भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के लिए लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है। ये प्यार इसलिए है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ये यात्रा देश से नफरत को खत्म करेगी, जनता के मुद्दों को मुख्य धारा में लाएगी। यात्रा में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश भर में लोकप्रिय हो रही है, जो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे संकेत तो आज बीजेपी की लिस्ट ने भी दिए, जो बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए आज जारी की। तो उम्मीदवारों की पहली सूची में किस किस को मिली जगह और किसका कट गया पत्ता, देखिए रिपोर्ट। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होना है। 1 और 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव ने राज्य का सियासी पारा गर्मा दिया है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सिलसिलेवार अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो वहीं राज्य में एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही सत्ताधारी पार्टी ने काफी मंथन के बाद 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें से पहले चरण के 89 में से 84, तो वहीं दूसरे चरण के 93 में से 76 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवार जहां टिकट मिलने पर खुशी मना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के उस खेमे में उदासी और नाराजगी है जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है, जो आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक ही सूची जारी की गई है, लेकिन इस पहली ही सूची से कई दिग्गजों के नाम गायब होने ने बीजेपी के अंदर मची खलबली के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी की पहली सूची में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और वीरमगाम विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को टिकट दिया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 7 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं।
जबकि अपने कई दिग्गजों के टिकट काट दिए हैं, जिससे बीजेपी में असंतोष पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा कई दिग्गज अभी लटके हुए हैं जिनके नाम पर मोहर नहीं लगी है। इसके साथ ही बीजेपी ने गुजरात में 69 सिटिंग विधायकों के टिकट को रिपीट किया है, यानी इन्हें दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। वहीं 38 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं और 160 उम्मीदवारों की पहली सूची में से 38 नए चेहरों को मौका दिया गया है। इतना ही नहीं, लिस्ट जारी होने से पहले ही बीजेपी के अंदर मची खलबली का संकेत पूर्व सीएम के चुनाव न लड़ने के ऐलान ने दे दिया था। दरअसल लिस्ट जारी होने से एक दिन पहले ही पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। रूपाणी सरकार के कुल 8 मंत्रियों ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। ये इस बात का संकेत है कि गुजरात चुनाव से 1 साल पहले विजय रूपाणी के हाथ से सत्ता की कमान लेने से रूपाणी खेमा खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने चुनाव से दूरी बनाई है। इसके अलावा राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि इन लोगों ने आला कमान के दबाव में चुनाव लड़ने से मना किया है। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन दिग्गजों का नाम लिस्ट में ना होना बीजेपी के अंदर मची खलबली के संकेत दे रहा है। बीजेपी ने 7 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। ऐसे में गुजरात बीजेपी के अंदर खलबली मच सकती है और पार्टी दिग्गजों की नाराजगी चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी तो की, वहीं समाजवादी पार्टी ने आज मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। हालांकि इस सीट के अलावा देश की अन्य 5 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है, लेकिन सभी की नजरें मैनपुरी लोकसभा सीट पर टिकी हुई हैं। हर कोई जानने को उत्सुक है कि इस सीट से समाजवादी पार्टी किसे मैदान में उतार रही है। ऐसे में इंतजार खत्म हो गया है और सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल इस सीट पर सभी का ध्यान इसलिए भी है क्योंकि मैनपुरी सीट पर यादव परिवार का कई दशकों से कब्जा है। ये सीट 1996 से सपा के पास है। 5 बार मुलायम सिंह यादव और 2 बार बलराम सिंह यादव यहां से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में सवाल था कि मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। यही वजह है कि उपचुनाव जीतना सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। अखिलेश यादव इसी को ध्यान में रखकर राजनीतिक समीकरण बैठाने में जुटे हैं, क्योंकि मैनपुरी को सपा का गढ़ माना जाता है। इतना ही नहीं, इसे सपा के लिए सेफ सीट भी कहा जाता है। ऐसे में अब सपा ने डिंपल यादव को इस सीट से मैदान में उतार दिया है, यानी अब इस सीट पर कब्जा बरकरार रखने का सारा दारोमदार डिंपल यादव के कंधों पर आ गया है। देखना होगा कि मुलायम सिंह के निधन के बाद भी सीट पर यादव परिवार का दबदबा कायम रहेगा या नहीं। बता दें कि लोकसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 17 नवंबर तक चलेगी। वहीं 5 दिसंबर को मतदान के बाद 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। मैनपुरी सीट पर राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी अब डिंपल यादव के कंधों पर है। सपा की कोशिश है कि सीट परिवार में ही रहे। लंबे समय से उम्मीदवार पर मंथन हो रहा था और आज उम्मीदवार मिल गया। वैसे ही आज लालू यादव को उनकी किडनी के लिए डोनर भी मिल गया है। तो कौन दे रहा है लालू यादव को अपनी किडनी, आइए जानते हैं। पिछले 4 दशक से बिहार में लालू यादव की धाक कायम है। वो सत्ता में रहे हों या विपक्ष में, लालू की तूती बिहार में बोलती रही। पटना से दिल्ली तक राजनीति में उनका दखल बना रहा, लेकिन बीमारियों ने इस कदर घेरा कि उन्हें सियासत में सक्रियता कम करनी पड़ी। हालांकि लालटेन को रोशन करने के लिए वो रणनीति तो अब भी बनाते हैं, लेकिन मुखर होकर मैदान में नहीं उतर पाते। इसकी वजह है किडनी की बीमारी, जिसका इलाज सिंगापुर में जारी है। अब डॉक्टर्स ने उन्हें किडनी बदलने की सलाह दी है, जिसके बाद सिंगापुर में रहने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दान देने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने लालू यादव को डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी। डॉक्टर्स की सलाह पर रोहिणी ने अपने पिता को अपनी किडनी देने की बात कही थी, लेकिन लालू इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन बाद में रोहिणी और परिवार के अन्य लोगों के दबाव के बाद वो मान गए। जानकारी के मुताबिक लालू यादव अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 20 से 24 नवंबर के बीच फिर सिंगापुर जा सकते हैं। इसी दौरान उनका ऑपरेशन होने की संभावना है। आपको बता दें कि लालू जांच कराने के लिए 12 अक्टूबर को सिंगापुर गए थे। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी पुत्री मीसा भारती भी गई थी। जाने के बाद वहां डॉक्टरों ने लालू यादव की जांच की थी। इसी के दौरान उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई। अब आरजेडी सुप्रीमो का ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसके लिए उनकी बेटी किडनी दान करेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महबूबा मुफ्ती पर गिरी गाज की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अब जल्द ही श्रीनगर के गुपकर रोड पर 8 कमरों वाले बंगले फेयर व्यू गेस्ट हाउस को छोड़ना होगा।
हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रशासन के बीच अभी तक नए घर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। बागों से घिरा फेयर व्यू गेस्ट हाउस महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को 2005 में आवंटित किया गया था, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में सीएम के रूप में 3 साल पूरे किए थे। लेकिन अब महबूबा को इस घर से बेदखल कर दिया गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। धारा 370 खत्म होने के बाद राज्य में पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों ने राज्य का सियासी पारा काफी गर्म कर रखा है। राज्य में एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को निशाना भी बनाया जा रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अक्सर मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करती रहती हैं, जिसका खामियाजा उन्हें घर से बेदखल करके चुकाना पड़ रहा है। घाटी में जून 2018 में पीडीपी बीजेपी सरकार गिरने के बाद भी महबूबा मुफ्ती अपने इस घर में रहती रही थी। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्हें इस घर में रहने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अब महबूबा के पास कोई संवैधानिक पद नहीं होने के कारण प्रशासन चाहता है कि वो घर खाली कर दें। 15 अक्टूबर को उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के संपदा विभाग ने घर खाली करने के लिए एक नोटिस भी भेज दिया है। 10 दिन बाद भेजे गए एक दूसरे नोटिस में कहा गया कि वो एक अनाधिकृत कब्जा है और अब वो पूर्व मुख्यमंत्री की क्षमता में सरकारी आवास को बनाए रखने की हकदार नहीं है। उन्हें घर छोड़ने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया गया है। घर खाली करने के नोटिस के जवाब में महबूबा ने कहा कि उन्हें गुपकार रोड आवास सुरक्षा के आधार पर दिया गया था, न कि मुख्यमंत्री के नाम पर। उधर प्रशासन ने उनके तर्क को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि सरकार उन्हें एक वैकल्पिक आवास देने के लिए तैयार है। महबूबा मुफ्ती अब तक प्रशासन के दूसरे घर के ऑफर को ठुकरा चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, वो विदेश में रहती है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। घर में निजता का अभाव था जो उन्होंने हमें तुलसी बाग में दिखाया था, ये भी अच्छी स्थिति में नहीं था, इसलिए हमने इसे नहीं लेने का फैसला किया। नए स्थान की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में उनके साथ अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। महबूबा मुफ्ती को घर खाली करने के नोटिस पर भी राज्य में सियासी पारा गर्म है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के दबाव में नहीं आने वाली हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।